अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल और उसके असरात पर। लाहौर एक बार फिर से आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। लाहौर की फ़ज़ाओं में बढ़ती हुई आलूदगी न सिर्फ शहर के बासियों बल्कि आइंदा नस्लों के लिए भी एक संगीन खतरा बनती जा रही है। आज की सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 682 की खतरनाक सतह पर था, जबकि भारत का शहर नई दिल्ली 449 के साथ दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार को नापने का पैमाना है, जिसमें बारीक ज़रात 2.5 pm, मोटे ज़रात 10 pm, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे अनासर शामिल होते हैं। 100 से ज़्यादा AQI को मुज़र सेहत करार दिया जाता है, जबकि 150 से ज़्यादा को इंतहाई मुज़र समझा जाता है। और यहाँ सूरत हाल ये है, लाहौर के शहरी इस नहज पर पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें साफ़ हवा में सांस लेने के बुनियादी हक़ के लिए भी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहर में स्मोक की शिद्दत भी बढ़ चुकी है, जिसने सांस की बीमारियों, आंखों और गले की खारिश और दीगर जिस्मानी तकलीफ को जन्म दिया है। इस आलूदगी की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। बच्चे, सड़कों पर चलने वाले अफराद और ज़िंदगी की रोज़मर्रा मसरूफियात में शामिल सभी लोग इस खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी की जद में हैं। हुकूमत पंजाब और महकमा माहौलियात की नाअहली से मायूस होकर एक 3 साला बच्ची अमल सुखेरा ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अमल ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के जरिए एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उसने निशानदेही की है कि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक की शिद्दत खतरनाक हद तक पहुँच चुकी है और हुकूमत शहरियों को साफ़ और सेहतमंद माहौल फराहम करने में नाकाम रही है। अमल ने अपनी दरख्वास्त में आइन के आर्टिकल 99A का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत शहरियों को साफ माहौल फराहम करने की पाबंद है, लेकिन इस मामले में वो अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम है। अमल का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से इंसानी उम्र में औसतन 5.5 बरस की कमी वाक़या हो रही है और मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं स्मोक का एक बड़ा सबब है। उसने अदालत से इस्तदा की है कि हुकूमत को धुआं छोड़ती गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। ये बात भी काबिल गौर है कि अमल ने दरख्वास्त अपने दोस्तों, हम जमातों और आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए दायर की है। इस नन्ही बच्ची ने बड़े अज़्म के साथ हुकूमत को झंझोड़ा है और बुजुर्गों और बच्चों की हिफाजत की बात की है, जो कि फ़ज़ाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए इस मसले पर जवाब तलब किया है। यह एक अहम इक़दाम है, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का मसला हल करने के लिए फ़ौरी और ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इस केस के नतीजे में हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात उठाएगी, ताकि अवाम साफ़ और सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें। आज लाहौर की नन्ही बच्ची अमल हम सब के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है कि मसाइल के हल के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और हुकूमत को भी इस बात का एहसास दिलाना होगा कि शहरियों की सेहत और ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे चलकर हमें एक सेगमेंट है, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। अभी कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे वनडे मैच के हवाले से, जो कि एडिलेड ओवल के तारीखी मैदान में इस वक्त खेला जा रहा है। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और अब सीरीज में वापस आने का पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है। पाकिस्तान के लिए आज का मैच निहायत इंपॉर्टेंट है। पहले मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जिद्दोजहद की और पूरी टीम महज 203 रन बना सकी थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह ने इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग को काबू में रखा, जिसके बाद हारिस रऊफ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला। मगर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की बेहतरीन इनिंग्स ने फतह को यकीनी बनाया। आज के मैच में पिच का किरदार भी निहायत अहम होगा। एडिलेड ओवल की पिच माजी में 86 वनडे मैचेस की मेज़बानी कर चुकी है और यहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है। इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर 276, जबकि ताकुब करने वाली टीम का 265 है। नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, ताहम बल्लेबाज भी बाद में पिच के साजगार हालात से फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि इस वक्त हम मैच में देख भी रहे हैं, पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और तकरीबन 8 ओवर्स का खेल हो चुका है। 47 रन ऑस्ट्रेलियन टीम ने बना लिए हैं और वो काफ़ी तेज इस वक्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को शुरू में अच्छी कामयाबियां मिली हैं, 2 बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन जा चुके हैं। आज के मैच में पाकिस्तान को बॉलिंग तो अच्छी करनी ही करनी है, लेकिन एक मजबूत बल्लेबाजी का मुजाहरा करने की भी जरूरत है, ताकि हम इस रन को चेज भी कर सकें। और अब देखना यह होगा कि मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान की टीम आज किस तरह का खेल पेश करती है और क्या सीरीज में वापसी का मौका हम हासिल कर पाएंगे। इस पर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से स्पोर्ट्स एनालिस्ट अनस सईद मौजूद हैं। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस पर कमेंट कीजिएगा, पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया, इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? ये दिस इज द राइट डिसीजन? देखिए, पाकिस्तान ने जो कि अनचेंज गई है पाकिस्तान टीम,
और जो पाकिस्तान ने टॉस जीत का जो है फील्डिंग का फैसला किया है, तो यकीनन ये बेहतर फैसला है यहाँ की, क्योंकि बैटिंग जो कर रहे हैं और पाकिस्तान का यही है कि हम जो है इस बार चेस की तरफ जाएं, और पाकिस्तान क्योंकि चेस में जो कुछ बेहतर रहता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन अगर हम बात करें जो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है और पिच के हवाले से, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने फास्ट बॉलर हेजलवुड का इजाफा किया है, जबकि जो पाकिस्तान ने जो है वो अनचेंज किया है। पाकिस्तान ने कोई चेंज नहीं किया। जो पाकिस्तान की एमसीजी में खेलने वाली टीम थी वही आज खेल रही है, और पाकिस्तान ने ज्यादा जो अपना निसार है वो फास्ट बॉलर पे किया है। तो फास्ट बॉलर पे और अपनी बॉलिंग उस पे किया है, फास्ट बॉलिंग पे। लेकिन पाकिस्तान के पास अगर हम स्पिनिंग की बात करें तो पाकिस्तान के पास स्पिनिंग में सलमान अली आगा और साइम अयूब भी हैं, क्योंकि जो एडिलेड की पिच है अब उसमें हम उसके बारे में कह सकते हैं कि ये दोनों के लिए बेहतर रहती है। अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए भी, क्योंकि अगर पिच कुछ टाइम 2-3 घंटे बाद स्पिनर्स को फायदा देना शुरू हो जाती है, तो यकीनन पाकिस्तान को जो है फास्ट एक स्पिनर की जरूरत थी। और पहले ये भी इत्तलात आ रही थी कि एक स्पिनर को जो है वो ऐड किया जाएगा, प्रॉपर स्पिनर जिसमें हमारे पास फैसल हैं, उनको ऐड किया जा सकता है प्लेइंग 11 में, लेकिन उनको जो है मौका नहीं दिया गया। क्योंकि कल जब मैं वहां पे था, प्रैक्टिस कवर कर रहे थे, तो बाबर आजम, रिजवान, सिलेक्शन कमेटी के जो असद शफीक हैं, अजहर महमूद, जेसन गिलिस्पी, वो काफी लंबे अरसे तक जो है पिच पे रहे हैं और पिच का जो है मुआयना करते रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान भी जो है टॉस पे किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेइंग 11 को लेके काफी ज्यादा मतलब तजब्जुब का शिकार थी कि यार स्पिनर को खिलाया जाए ना खिलाया जाए, लेकिन फिर उसके बाद यही फैसला हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी फास्ट बॉलिंग पे जो है वो ज्यादा डिपेंड किया है। और इसमें हम देख भी सकते हैं कि शाहीन ने 2 विकेट ले चुकी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की वजह से ही जो पहला मैच है बड़ा क्रूशियल रहा है। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में, तो उसके बावजूद अगर पैट कमिंस आउट हो जाते तो पाकिस्तान में मैच जीत सकता था। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फाइट की थी। अब ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो वन साइड मैच हारा है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बड़ी मतलब उसमें फाइट करते नजर आए हैं। तो अब इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर पाकिस्तान ये वाला मैच जीतता है तो पाकिस्तान के लिए कदरे कुछ आसान हो सकता है तीसरा मैच जो कि पर्थ में खेला जाना है, क्योंकि पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया है उसके 3 से 4 मेन प्लेयर हैं वो अगले मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। उन्होंने अपने टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करनी है, जिसमें उनके पैट कमिंस जो कैप्टन है और वो भी नहीं होंगे, मिचेल स्टार्क भी नहीं है, हेजलवुड भी नहीं है। तो इस तरह जो है पाकिस्तान को कुछ फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हम बाकी उनके जो प्लेयर हैं उनको लाइट ले सकते हैं तो हम बात फाइनल जीतेंगे। ठीक है अनस, एक तरफ तो आपने कहा जैसे हम थोड़े से कंफ्यूजन में नजर आए थे कि हम स्पिनर को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, बट एट द एंड नहीं ऐड किया गया और फास्ट बॉलर्स पर ही निसार किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त 2 विकेट ले चुके हैं, तकरीबन 9 ओवर का खेल हो चुका है, 54 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। हमारा जो मेन प्रॉब्लम एक चल रहा है वो ओपनिंग पेयर का चल रहा है, जिसमें अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें या साइम अयूब की बात करें तो वो कंसिस्टेंसी के साथ हम देख रहे हैं कि वो टेस्ट मैचेस में देख लें, वनडे में देख लें, T20 में देख लें, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तानी टीम को नहीं मिल पाता है। उसको लेकर आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम ने फिर यही अभी सोचा है कि ये पूरी सीरीज में अब इनको आजमाएंगे, अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे? देखिए आज के मैच से ये डिसीजन होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ओपनिंग ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, पाकिस्तान अगर हम जो एमसीजी की मैच की खासतौर पर बात करूं, अगर ओपनिंग ऑर्डर कुछ हल्के से रन जोड़ जाता तो पाकिस्तान 250 के करीब पहुंच जाता, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यकीनन वो मुश्किल हो जानी थी। लेकिन ओपनिंग ऑर्डर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्म ना करने की वजह से जो प्रेशर है वो बाबर आजम पे आता है, मोहम्मद रिजवान पे आता है, जो कि तीसरे चौथे नंबर पे खेल रहे हैं। तो जो प्रेशर है वो नीचे आ जाता है, और जो बाकी जो अगर आपके पास ऊपर स्कोर नहीं है तो जो उस वजह से जो है वो उनको मुश्किलात का शिकार करते हैं। तो यकीनन अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान में जो उनकी पे काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, और वो जिस तरह आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग ऑर्डर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी जो टीम है वो उस तरह स्टेबल नहीं हो पाएगी। और तो अब्दुल्ला शफीक जिनको बिल्कुल भी मेरा ख्याल उनको समझ नहीं आ रहा, मिचेल स्टार्क ने जिस तरह उनको बॉलिंग की उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि किस तरह उन्होंने आज बॉल को समझना है। लेकिन इसके बावजूद भी आज अगर हम इनको मुसलसल मौका दे रहे हैं और फखर जमान को लेके भी काफी बातें होती है, फखर जमान को साथ ले जाते तो कुछ बेहतर होता है, लेकिन ये दोनों जो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को अब परफॉर्म करना होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनकी टीम में जगह जो है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ओवरऑल इस सीरीज को अगर हम देखें, दूसरा भी मैच है, पाकिस्तान के पास चांस तो है सीरीज में कमबैक का, लेकिन मजमूई तौर पर आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट क्या एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मजमूई तौर पर, ताकि पाकिस्तानी टीम ने जैसे पहले मैच में टफ टाइम दिया और दूसरे मैच में किसी तरह से जीत को यकीनी बनाया जा सके, ताकि जो सीरीज है वो भी थोड़ी सनसनीखेज हो और जो सीरीज का फैसला है वो तीसरे मैच पर ही हो? देखिए
पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है ना, उनको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। आपने देखा होगा नसीम शाह ने एमसीजी में 40 रन किए, जबकि हमारा जो ओपनिंग ऑर्डर है वो उसका डबल फिगर में भी ऐड नहीं हो पाया। तो नीचे से जो बैट्समैन है टेल एंड में आके परफॉर्म कर रहे हैं, नसीम शाह जैसे, शाहीन अफरीदी ने जो है वो अच्छी बैटिंग की थी। तो पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनको मतलब अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, अपने डर के निकल खेलें। आउट तो आपने फिर भी हो जाना है, डर के साथ खेलेंगे तो जल्दी आउट हो जाएंगे, कुछ भी जो रन नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है, वो अगर परफॉर्म करें और अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, बगैर किसी डर के खेलें, तो कुछ रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना, ये वाला मतलब ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है, जिस तरह पाकिस्तानी फैंस के सामने जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो मोरल डाउन है, अब उतना लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उतना जो है लोग तनकीद करते हैं कि यार ये बिल्कुल हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास अच्छा चांस है कि अपनी जो एक जो फैंस का दोबारा से दिल जो है जीत सकते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश जो इंग्लैंड को सीरीज हराई, उससे कुछ मोरल बेहतर हुआ टेस्ट सीरीज हराने के बाद होम सीरीज में। लेकिन अब जो अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतता है तो यकीनन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एतमाद खोया है फैंस का, उनको वापस मिल सकता है। ठीक है। अच्छा अनस, दूसरी तरफ आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, हम लोग भी यहाँ पर मैच देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इसको। कुछ इश्यूज आए इस किस्म के कि वहाँ पर जो कमेंटेटर्स मौजूद थे उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के कुछ प्लेयर्स के हवाले से, टॉन्ट भी इस्तेमाल करते रहे, तंजिया लहजा भी इस्तेमाल करते रहे कि ये मुल्तान नहीं है, ये MCG है। फिर वसीम अकरम ने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया कि ये भी IPL नहीं है, ये पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंटेटर्स को? ऑब्वियसली सिर्फ मैच पर ही कमेंट करना चाहिए, मैच के हवाले से ही लोगों को गाइड करना चाहिए या बताना चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कमेंट्री में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम को बड़ा सरकास्टिकली उनके साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बिल्कुल मतलब ये नाइंसाफी है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, अगर इस तरह कमेंटेटर्स जो हैं वो आपको कमेंट्स कर रहे हैं और उस पे प्लेयर्स को मतलब तनकीद कर रहे हैं, उन पे मुख्तलिफ जुमले कसे जा रहे हैं, तो ये जो प्लेयर्स के लिए है यकीनन उनको इससे आप देखें अगर फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि प्लेयर्स जो है वो गुस्सा लगे, और वो जो अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स को जो गुस्सा आए और वो जो अगले मैच में उस तरह अच्छा परफॉर्म कर दें और बेहतर परफॉर्म कर दें, तो देखा जाए कमेंटेटर्स जो है वो अब परफॉर्म करते हैं अपना जो उसमें अपने जो कमेंट्स देते हैं, तो ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है, जो ब्रॉडकास्ट हो सकती है, क्योंकि उनकी पर्सनल राय है। हम उसको किसी के साथ उसको जोड़ नहीं सकते हैं कि ये जी क्रिकेट बोर्ड का है या फलाने का है। जिस तरह वसीम अकरम ने उनको जवाब दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो वहां पे बात खत्म हो गई थी। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो फील्डिंग हम देख रहे थे वहां पर मैदान में उस वक्त लगाई जा रही थी पिछले मैच में भी, तो आपको लगता है कि फाइनली वी गॉट अ कैप्टन जो कि फिर सिचुएशन के हिसाब से मौके पर ही डिसीजन ले रहा है? देखिए मोहम्मद रिजवान ने बड़े क्रूशियल टाइम में अपनी जो है कप्तानी ली है, और उनको इसको प्रूफ करना है, उनको साबित करने के लिए जो है मुख्तलिफ हरबे वो उनको आजमाने हैं, उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। जितना आपको पहले बताया मैंने, मोहम्मद रिजवान कल 3 से 4 बार जो है पिच पे गए हैं और उसको देखते नहीं है कि यार पिच का किस तरह है, क्या बिहेव है। जो पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 पिच को देख के ही फाइनल करनी है, उसके बाद उसका पता लगना था। लेकिन मोहम्मद रिजवान जिस तरह खुद भी अग्रेसिव है और कुछ एक्टिव नजर आते हैं फील्ड में, उसमें प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं, साथ जो है उनको बकअप करते हैं, तो यकीनन मोहम्मद रिजवान एक अच्छा एडिशन है। और उनको अगर वो टीम अगर सीरीज जितवाने में कामयाब होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यकीनन उनके लिए वो एक बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगी। और उनकी और दूसरी जो एक पहले चल रही थी ग्रुपिंग है पाकिस्तान टीम में, इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जब से कैप्टन संभाली है, और मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि जो प्रैक्टिस सेशन में हमें लगता है कि कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, कुछ यूनिटी आई है, कुछ प्लेयर्स जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमने MCG में देखा है। हमने देखा कि पाकिस्तान टीम ने जान मारी है, पाकिस्तान टीम लड़ के खेली है, तो यकीनन एक अच्छा साइन है। और मोहम्मद रिजवान सो फार सो गुड, अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं उनका। ठीक है। दूसरी तरफ जिस तरह से हारिस रऊफ ने हमने देखा गुज़श्ता मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया की टीम को प्रेशर में लाने वाले बॉलर ही वही बने हैं पिछले मैच में, उनकी बॉलिंग के हवाले से आप क्या तजिया करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका खेलने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, डिफरेंट लीग्स भी वो खेल चुके हैं वहाँ पर, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एसेट है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर। देखिए हारिस रऊफ के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यहाँ पे खेलने का, BBL में आते रहते हैं, और हारिस रऊफ के पास जो प्लस पॉइंट है जो कि आजकल जो हमारे बाकी जो बॉलर्स हैं जो मिस कर रहे हैं, जिसमें शाहीन है, नसीम है, पेस जो है उनकी कम होती जा रही है। हारिस रऊफ के पास पेस है और उसका उनको फायदा मिला है, जो कि हमने MCG में देखा है। तो यकीनन हारिस रऊफ जिस तरह उन्होंने विकेट्स ली हैं,
तो उनके लिए अच्छा साइन है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपने जो है बॉलिंग स्ट्रेंथ की वजह जीतता है। और जिस तरह हमने आज देखा कि आज के मैच में बॉलिंग स्ट्रेंथ है, फास्ट बॉलर पे डिपेंड किया गया है। तो जिस तरह अगर हमारे एक तो बॉलर इस तरह मतलब फॉर्म में आ जाते हैं, जिस तरह शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है, काफी लंबे अरसे से उन जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ से जो है विकेट है। लेकिन शाहीन के आज की मैं बात करूंगा, जिस तरह उन्होंने ओपनिंग ऑर्डर को आउट किया है, यकीनन उनके लिए ये भी पाकिस्तान का गुड साइन है। शाहीन की फॉर्म वापस आ रही है, हारिस रऊफ पहले परफॉर्म कर चुके हैं अच्छा, मोहम्मद हुसनैन का जो एक एडिशन किया गया है, तो हमारी हमेशा से जो है वो बॉलिंग स्ट्रेंथ जो वो होती है उसको हम उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर फास्ट बॉलर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान जो है मैच जीतेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो इंतजार किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाबर की मैच विनिंग जो इनिंग है उसका बड़ा इंतजार किया जा रहा है कि बाबर अच्छा परफॉर्म करें, सेंचुरी करें, पाकिस्तानी टीम को फतह दिलाएं। बाबर की जो सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया में वो यहीं एडिलेड में ही है और उसका इंतजार किया जा रहा है कि बाबर आज फिर जो है सेंचुरी करें। एमसीजी में कुछ बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जो मैंने नेट्स में उनको देखा है वो बड़ी मतलब जानदार नॉकिंग कर रहे हैं और वो भी कमबैक के लिए बेताब हैं, फैंस भी कमबैक के लिए बेताब हैं, क्योंकि उनसे अब कप्तानी ले ली गई है। यकीनन उनके लिए एक प्रेशर उनसे कम हुआ होगा। तो जैसे ही बाबर आजम जो है वो सेंचुरी करेंगे तो आप समझते हैं कि जो जिस तरह पहले बात की है हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, इस तरह करके परफॉर्मेंस वापस आती जा रही है, टीम में यूनिटी होती जा रही है। चीजें जिस तरह बिखर गई थी 2023 के वर्ल्ड कप से ये मामला शुरू हुआ था, उसके बाद 2024 में हमने खुद देखा और इसकी जो चीजें काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्ट हुई है कि टीम में ग्रुपिंग चल रही है, कप्तानी की जंग चल रही है, तो चीजें कुछ बेहतरी की जा रही हैं और उम्मीद करता हूं कि मैं पाकिस्तान यहाँ से जो है वो मतलब सीरीज तो नहीं जीत सकते, लेकिन बज़ाहिर उम्मीद की जा सकती सीरीज भी जीते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन आप बिल्कुल इस तरह ना कहें, पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर यह सलाहियत रखती है कि वो किसी भी टीम को किसी भी ग्राउंड पर हरा सकती है। आप भी जानते हैं कि हमारी टीम का कुछ पता नहीं लगता है कि कब वो परफॉर्म कर दें। अच्छा, लास्टली मैं सिर्फ कमेंट चाहूंगा T20 सीरीज के हवाले से भी, पाकिस्तान में भी जो प्लेयर्स मौजूद हैं बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्बल स्लैब लगकर प्रैक्टिस की जा रही है ताकि ऑस्ट्रेलिया की जो तेज पिचेस हैं उसकी तैयारी कर ले। ये प्रैक्टिस आपको कैसी लग रही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है तो मार्बल प्रैक्टिस करती है। उनको यहाँ पे बाउंसर का सामना रहता है, उनको यहाँ पे जो वो क्योंकि शॉर्ट बॉल का सामना रहता है। जो ऑस्ट्रेलियन है मतलब जो बॉलर्स हैं हाइट उनकी ज्यादा है, बॉल शॉर्ट पिच मारते हैं। तो पाकिस्तानी अब्दुल्ला शफीक आउट हुए थे, शॉर्ट पिच पे आउट हुए थे। तो पाकिस्तानी मतलब इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर करता है या इस तरह के न्यूजीलैंड इस तरह के साइड का टूर करता है सीना के नीचे, तो पाकिस्तान को पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बल्लेबाजों को इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो एक अच्छा साइन है अगर मसलसल जो है वो बाउंसर की और शॉर्ट पिच की जो तैयारी करेंगे और मतलब ठीक है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अनस सईद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। तकरीबन 12 ओवर्स का खेल हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी बबीने लौट चुके हैं और 68 रन ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त बना लिए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में एक अहम रिकॉर्ड बना है जो कि आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लाहौर के तलबा ने सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। इस रिकॉर्ड के साथ ही पाकिस्तान ने इंसानी परचम बनाने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यूयॉर्क की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस मुनफरिद कामयाबी के पीछे 10,000 से ज़ायद तलबा की मेहनत और जज्बा है, जिन्होंने इस शानदार रिकॉर्ड का हासिल करने के लिए अपनी भरपूर शिरकत की। इसमें कोई शक नहीं कि यह कारनामा पाकिस्तान के लिए एक अजीम एहसास है, जिसे इन तलबा की मेहनत और जोश व जज्बे से ताबीर किया जा सकता है। अब तक यह रिकॉर्ड भारत के पास था, जहां 7,368 तलबा ने इंसानी परचम बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। लेकिन पाकिस्तानी तलबा ने अपने अज़्म व हौसले से न सिर्फ भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि इसमें एक बड़ी तादाद के इजाफे के साथ नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये रिकॉर्ड लाहौर यूथ फेस्टिवल के दौरान बनाया गया, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक्किद किया गया था। लाहौर यूथ फेस्टिवल एक ऐसी तकरीब है जिसमें नौजवानों की सकाफत, खेल, फ़नून और तालीम के मुख्तलिफ शोबों में सलाहियतों का मुजाहरा किया जाता है। और इस बार ये फेस्टिवल पाकिस्तान की अजमत का एक नया बाब भी बन चुका है। यूथ फेस्टिवल में किए जाने वाले इस आलमी रिकॉर्ड के बाद तलबा ने जश्न मनाया और मिली नगमों की धुनों पर झूमते हुए इस कामयाबी का जश्न मनाया। इस जीत के बाद पाकिस्तान की आवाम में एक नया जोश और हुब्बुल वतनी का जज्बा देखने को मिला, जिसने इस इवेंट को एक यादगार लम्हा बना दिया। इस कामयाबी के बाद अब लाहौर यूथ फेस्टिवल के दीगर फाइनल मुकाबले 8 से 10 नवंबर तक लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद किए जाएंगे और इन 3 दिनों में मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती खेलों और दीगर फ़नून के मुकाबले होंगे और इन मुकाबलों के इख्तिताम पर शानदार इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा।
पाकिस्तानी तलबा की ये कामयाबी ना सिर्फ एक आलमी रिकॉर्ड है बल्कि ये हमें सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, अपने अज़्म व हिम्मत को मजबूत करें तो हम दुनिया के किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान में बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं, बेशुमार ख्वाब यहाँ पर बसते हैं और अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिले तो हम दुनिया के हर मैदान में कामयाब भी हो सकते हैं। लाहौर के इस यूथ फेस्टिवल ने इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान के नौजवानों का जज्बा और अज़्म बेमिसाल है। आज का दिन एक संगे मील है और हमें इस पर फख्र है कि हम एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ नौजवानों का जोश और मेहनत आलमी सतह पर कामयाब होकर हमें एक नया रिकॉर्ड दिला चुकी है। इस कामयाबी का जश्न पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और हम सबको इस पर फख्र है, जिसके मनाज़िर आप न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान के खेलों की दुनिया में पहलवानी एक ऐसी रवायत है जिसने हमेशा हमारे सकाफती विरसे को नुमायां किया है और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हम बात करेंगे पहलवान आवान ब्रदर्स की, जिन्होंने ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे तैयब रज़ा आवान पहलवान का। तैयब रज़ा एक इंटरनेशनल रेसलर हैं जो कॉमनवेल्थ और साउथ एशियन खेलों में मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबन 20 से 25 बैनुल-अक़वामी दौरे किए हैं और पाकिस्तानी पहलवानी को आलमी सतह पर पजीराई दिलाई है। इसके बाद हम बात करते हैं सजाद आवान पहलवान की, जो 2012 से 2018 तक ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। 2014 में इंडिया पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2018 में कौमी सतह पर मेडल हासिल किया और 2019 में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बने। हाल ही में सजाद आवान ने वर्ल्ड नोमैड गेम्स 2024 आस्ताना कजाकिस्तान में चौथी पोजीशन हासिल की, जिसने उन्हें रुस्तमे लाहौर और शेर पाकिस्तान का लक़ब दिया। अब जिक्र करते हैं यासिर आवान पहलवान का। यासिर ने भी इंडिया पाकिस्तान मुकाबलों में अपनी महारत साबित की और 2012 और 2014 में गोल्ड मेडल जीता। 2019 और 2023 में नेशनल चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया। ये तीनों पहलवान भाई यकीनन पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। ये खिलाड़ी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी इंतहाई मजबूत हैं और हमारी नई नस्ल के लिए एक मशअल राह हैं। इनकी मेहनत, अज़्म और पाकिस्तानी खेलों के लिए जज्बा हमें फ़ख्र से सर बुलंद करने की तरकीब देता है। इन तीनों को हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं तैयब, सज्जाद और यासिर। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तैयब पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, बल्कि ऑन एयर लाइव ये मुझे उठाकर भी आप लोगों को दिखा चुके हैं। ये पुराना एक क्लिप है जो कि हमारे फेसबुक पर भी मौजूद है। सबसे पहले तैयब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें या साउथ एशियन गेम्स में आपने मेडल्स जीते हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह रहा? क्योंकि जब भी हम किसी इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं वहाँ पर यकीनी तौर पर इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं जो कि आज हमसे इसलिए आगे हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी मौजूद हैं, उनके पास कोचेज़ बड़े अच्छे मौजूद हैं, उनकी गवर्नमेंट्स उन्हें सपोर्ट करती हैं। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जी ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में रहते हुए तो हम खेलते हैं, रोज़ ही दंगल होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, देखिए जी उनके साथ फिजियो हैं, डॉक्टर हैं और जो उनका हर वक्त चेकअप कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, कैंप में उनके साथ डॉक्टर हैं, देखते हैं कहीं प्लेयर डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा, कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं एक स्पोर्ट्समैन को बहुत सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि एक मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए स्पोर्ट्समैन के लिए ख़ास जो है, ताकि हम इंटरनेशनली लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल कर सकें और इंटरनेशनल एथलीट के लेवल की भी हम पाकिस्तान में भी रहते हुए बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे स्मोक नहीं मोक रही, स्मोक में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। बस वो आजकल बिल्कुल यही है। पहलवानी तो अखाड़े में ही होगी, पहलवानी तो इंडोर नहीं हो सकती। इंडोर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो फिजिकल की जो एक्टिविटीज हैं वो हम इंडोर करें। ठीक है, तो बस मैनेज कर रहे हैं, बाकी स्मोक तो बहुत ज्यादा लाहौर में। ठीक है। अच्छा सजाद, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने पहले ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट आप रह चुके हैं, दीगर कौमी एजाज़ात भी जीते हैं, वर्ल्ड नोमैड गेम्स में भी चौथी पोजीशन आपने हासिल की है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रह रहा है? इंटरनेशनल स्टेज पर जब जाते हैं कैसा एक्सपीरियंस गेन होता है वहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है कि हम पांचों भाइयों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है मुख्तलिफ मौक़ों पे, मुख्तलिफ गेम्स में। इस दफ़ा मैंने और यासर भाई ने और वालिद साहब हमारे कोच थे साथ वर्ल्ड नोमैड गेम्स में, और वहाँ पे 100+ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया।
वहाँ पे ट्रेडिशनल गेम्स जितनी भी हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सब करवाई जाती हैं, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और चौथी पोजीशन हासिल की। और वहाँ पे मैं फ्लैग बेरर था पाकिस्तान की तरफ से, तो 60+ कॉन्टीजेंट था वहाँ पे पाकिस्तान का, और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमने पाकिस्तान। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि आप पांचों भाई पहलवानी में ही हैं। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने कमेंट पास किया था, वो मैं बाद में उस पर आऊँगा। अच्छा यासिर, जिस तरह से आपने भी इंडिया पाकिस्तान जब मुकाबला होता है तो ये सबकी नज़रें होती हैं, वो कोई भी खेल हो, जैसे क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा हम आगे चले जाते हैं, लेकिन कबड्डी की भी अगर बात करें, वहाँ पर भी आपने गोल्ड मेडल जीता। तो इन दोनों ममालिक के बाबैन जो जब कुश्ती होती है तो वो फिर फीलिंग्स कैसी होती है उस टाइम पे? जी, बहुत ज़्यादा जो फीलिंग है ना, वो समझ लें कि प्रेशराइज भी होती है। तो दूसरा, पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए ना हम लोग जो है ना बहुत जोश में होते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पटियाला में इंडिया में जाके गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद पाकिस्तान में यूथ फेस्टिवल इंटरनेशनल हुआ था, उसमें इंडिया की टीम पाकिस्तान में आई और उसको भी पाकिस्तान में जीता, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैम्पियन, उसके बाद नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया जो लास्ट टाइम हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई मिलके हम ट्रेनिंग करते हैं, तो वाला साहब हमें ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है। तो तैयब, किस तरह से फिर ये वालिद साहब भी आपके कोच हैं, पांचों भाई आप इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, अपना कोई अखाड़ा बनाया हुआ है, अपना कोई जिम बनाया हुआ है, और किस तरह से तमाम मामला चलते हैं? क्योंकि पहलवानी को आसान काम नहीं है, एक प्रॉपर आपका डाइट चाहिए आपको, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, कोचेज आपको चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट आपको चाहिए, कोई इंजरी हो जाती है उससे भी आपने बचना है। तो प्रॉपर एक स्पोर्ट, मतलब मुश्किल स्पोर्ट है, आसान नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा मुगलपुरा ग्रिफिन ग्राउंड में अखाड़ा है, तो हम सुबह के टाइम हमारा फिज़िकल होता है। हम ना सिर्फ अपनी करते हैं बल्कि अवामुन नास को भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट फीस भी लल्ला जो है वो हम फिज़िकल फिटनेस के लिए लोगों को कहते हैं कि आप हमारे पास आके करें। तो वालिद साहब करवाते हैं सुबह और शाम के टाइम जो हमारी जो रेसलिंग की प्रैक्टिस होती है, तो उसमें कह लें कि प्रैक्टिस हमारी 2-3 घंटे की रेसलिंग प्रैक्टिस होती है, और फिर हमारी रनिंग भी शामिल होती है उसमें। फिर एक वो सुहागा होता है हमारा, ठीक है, वो गर्दन में डाल के तो जी खींचना होता है, तो वो था इसके लिए बड़ा। तो इस तरह हमारी जो ट्रेनिंग है फिजिकल की भी और रेसलिंग की भी चल रही है। लेकिन चूंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे जो महंगा खेल है वो रेसलिंग हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने सुबह उठना है, मक्खन खाना है, दलिया खाना है, दोपहर को आपको बीफ चाहिए या मटन चाहिए, रात को भी कम से कम आपने 4 बंदों की खुराक खानी है। ये है, ये आप एग्री करेंगे? ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। जब आप कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन वगैरह भी चाहिए होता है। तो फिर अच्छा, तो सजाद, अब पांचों भाई इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, आपस में भी कभी मुकाबला होता है? मुकाबले में कभी किसी को लग जाए, किसी को गुस्सा आ जाए, ऐसा कभी हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम आपस में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा हम एग्रेसिव किसी दूसरे के साथ नहीं होते जितना हम आपस में हो जाते हैं। हाँ जी, अच्छा। क्योंकि वालिद साहब, मलिक इमदाद पहलवान वालिद साहब की हमें हिदायत है कि कभी लिहाज नहीं करना। अगर इधर आप लिहाज करोगे आपस में, तो फिर आप बाहर जाकर किसी से टफ टाइम नहीं दे सकते। जो प्रैक्टिस की होगी वही इंप्लीमेंट होगा। जी जी, तो इसीलिए जो है ना हम आपस में बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करते हैं, बल्कि वालिद साहब हमारे ज़्यादा करवाते हैं, टफ ट्रेनिंग करवाते हैं, और आपस में बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो यासिर, जैसे अभी तैयब भी हमें बता रहे हैं कि यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है एक डाइट इतनी इनटेक करना, उसको पछाना भी है, आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है, ट्रेनिंग भी उतनी हार्ड करना। तो सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली मैं अब डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकता कि क्या है या कितना है, लेकिन इस पर जो पैसे लग रहे हैं ये कौन लगा रहा है? वालिद साहब लगा रहे हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे शो में कुछ लड़कियां आई हुई थी जो कि बाहर से एक बहुत बड़ा इवेंट जीत कर आई थी। उन्होंने बताया कि उनके वालिद ने घर के पेपर गिरवी रखवाए और फिर हम लोगों को, हमने टिकट्स करवाई, हम बाहर गए। जैसे आप लोग हैं, इंटरनेशनली भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, टिकट्स महंगी हैं, होटल में स्टे है। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड स्पॉन्सर कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या आप अपने तौर पर ही कर रहे हैं? जी ऐसा है कि वाला साहब भी करते हैं, ठीक है, वो अपना हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो उसमें हमारे भाई तैयब भाई हैं, वो भी जॉब पे हैं, मैं भी पाकिस्तान रेलवे पुलिस में हूँ, ठीक है। तो हमारा जो इनकम है ना, ये सारा कुछ जो है वो अपना रियल एस्टेट की वजह से हमारे वाला साहब वो सारा इन्वेस्ट हम पे वो वाला साहब की जेब से। क्योंकि मेरा मेन सवाल था ये फिर यही है कि अर्न क्या कर रहे हैं? देखें, नो डाउट आपका एक पैशन है, आपका एक शौक है, लेकिन कोई भी एक प्लेयर है जब वो एक इस लेवल पर पहुंच जाता है, जैसे आप तीनों भाई, पांचों भाई इंटरनेशनली भी आप
जाके अब खेल चुके हैं, अपने आप को मनवा चुके हैं, एक प्लेयर की भी ख्वाहिश होती है कि उसको स्पोर्ट्स से भी एक अच्छी अर्निंग आए। मैं सिर्फ वो पूछना चाह रहा हूँ कि वो हो रही है, क्योंकि हम अक्रॉस दी बॉर्डर अगर हिंदुस्तान में देखते हैं या बाहर के ममालिक में देखते हैं तो एथलीट्स के पास जब उनकी इनकम देखते हैं जो जी इतने मिलियन डॉलर उनके पास हैं, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? देखें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, लेकिन अगर मेरा बात किया जाए कि मेरी हुकूमत क्या सपोर्ट कर रही है, तो मैं वापडा लेस्को में एम्प्लॉय हूँ, लाइन सुपरिटेंडेंट 16 ग्रेड में, तो उससे भी चले थोड़ा बहुत साथ मिल जाता है, लेकिन एक प्लेयर के जितने अखराजात हैं उस हिसाब से मैं समझता हूँ ये बहुत कम है। तो जहाँ आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में दंगल करवा रहा है, उस तरफ से भी इनकम हो जाती है, लेकिन हम ये देखना होगा कि हुकूमत स्पोर्ट्समैन को अपने के ऊपर किस तरह लेके आ रही है। और ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान को एक इनकम की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ ही है, सब कुछ है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपने अपने ऊपर फिर री इन्वेस्ट करना है, आपने फिर तैयारी करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, दुख ज़्यादा वहाँ पे होता है जब हम मेडल भी लेके आते हैं तो फिर भी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो कोई कबड्डी फेडरेशन कुछ ऐसा नहीं है क्या है? वो तो हम कह लेंगे फेडरेशन को कहते हैं जी हम खुद से खर्चा कर लेंगे, होटलिंग वगैरह अकोमोडेशन के जो खर्चात हैं, फ्लाइट की टिकट्स वगैरह खुद कर लेंगे, तो फेडरेशन कह लें एंट्री तक भेजने को तैयार नहीं होती। अच्छा। तो हम इस पे अब क्या कहें। लेकिन देखें, ये एक एग्जांपल है आप 5 भाइयों की जिनके माशाल्लाह वालिद सब सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस भी है, फिर वो पाकिस्तानी जो पहलवानी में आना चाहता है जिसके पास नहीं है इतने रिसोर्सेज, तो वो फिर क्या करेगा एट दी एंड? वो तो फिर मायूस होकर घर बैठ जाएगा, तो फिर जो हमारी पहलवानी है वो तो फिर बहुत पीछे चली जाएगी। इसी तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि एक जवानी का जो एक हर इंसान का एक पीरियड होता है, उसी में उसने एक फन सीखना होता है जो उसके मुस्तकबिल के लिए एक जरिया माश बन सकेगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है आपके पास भी पहलवानों के पास। इसमें वो इंजीनियर बन जाए या मैकेनिक बन जाए वो उसका है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है वो अपना एक जवानी का जो एक खास पीरियड है जिसमें उन्होंने जरिया माश का एक सीखना है, उसमें वो स्पोर्ट्स को सारा टाइम दे रहे हैं, फिर वो उनकी शादी हो जाती है, एक मैरिड लाइफ में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। या तो वो पहले को 5-6 साल लगा के कोई जरिया माश के लिए फन सीखेगा या घर को चलाएगा, तो इस तरह वो फिर बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार। अच्छा सजाद, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्रिकेटर्स को तो हम देखते हैं पाकिस्तान में कि डिफरेंट एड्स उन्हें मिल जाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स उन्हें अपने प्रमोशन के लिए कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे फिर हमारे एथलीट्स हैं, अगर मैं पहलवानी की बात करूं तो क्रॉस दी बॉर्डर भी हैं, बड़े बड़े नाम है वहाँ पर, वो अपने पहलवानों को बड़ा सर पर उठा के रखते हैं, वो एड्स में भी लेते हैं, उनसे प्रमोशन भी करा रहे होते हैं, वो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जी। यहाँ पे मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क जो है, वहाँ पे पंजाब या महाराष्ट्र या यूपी जो है, वहाँ पे पहलवानों की इनकम इतनी ज़्यादा है कि उनके जो टॉप 5 इंडियन पहलवान देसी लोकल, इंटरनेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल खेलने नहीं जाते, इतना नहीं उनके पास टाइम होता, वो वहाँ पे लोकल दंगल खेलते हैं मट्टी पे, उन्हें इतनी इनकम है। जो टॉप 5 हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो टॉप 5 क्रिकेटर हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इंडिया में। अच्छा, ये मैं आपको इंडिया आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली खेलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास लोकली इतने दंगल हो रहे हैं, इतने हैं। कनाडा, यूएसए, यूके और दीगर ममालिक से उन्हें इन्विटेशन आते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जाते, वो कहते हैं हम मेडल लाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे खेलेंगे, हमें यहाँ से इनकम मिलेगी। वहाँ पे उन्हें हर कुश्ती डेली बेसिस पे वहाँ कुश्ती होती है और अच्छी जो है ना उन्हें वो अर्निंग होती है, कर लेते हैं। ठीक है, तो सजाद सॉरी यासिर की तरफ मैं आऊँगा। यासिर, अभी साउथ एशियन गेम्स भी कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान में होंगी और अभी दोबारा से इंडिया में शिफ्ट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसकी वजूहत भी फिर यही है कि हम फिर नॉन सीरियस हैं पहलवानी को लेकर? जी ऐसा ही है, सुनने में आया, अभी भाई ने बताया कि इंडिया में जो है ना वो वापस चली गई साउथ एशियन गेम्स, तो ये तो हमारे मुल्क में होनी चाहिए थी, हमारी स्पोर्ट्स के लिए बेहतर था कि हर गेम को ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलता बनिस्बत के वो दूसरे किसी कंट्री में हो। तो मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ पहलवानी के वाले से कि देसी जो कुश्ती है ना हमारी, ये समझ लें कि पाकिस्तान में ज़िंदा है ना तो जनूबी पंजाब की वजह से, जिससे हमारे पहलवानों को अच्छे पैसे भी मिलते हैं और उधर समझ लें कि हफ्तावार नहीं, मंथली नहीं, रोज़ाना की बेस पे भी दंगल होते हैं, मेले होते हैं, तो पहलवानों को उधर से सपोर्ट हो रही है, तो हमारे पाकिस्तान में पहलवानी चल रही है।
ठीक है, अदरवाइज काफ़ी मुश्किलात फिर हम देख रहे हैं कि वो यकीनी तौर पर फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा तैयब, आपसे मैं चाहूँगा फिर लास्ट कमेंट कि आप फिर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन में आना है? जी, यकीनी तौर पर एक डर तो आपको अपने दिल से निकालना है, क्योंकि पहलवानी मुकाबला ही डर से लड़ने का है कि आपने अपने ओपोनेंट को हराना है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो खर्चे हैं ये भी एक बहुत बड़ा डर है। इस पर कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि जो नहीं अफोर्ड कर सकते फिर वो क्या करें? एक तो मेरे दो किस्म की होंगी बातें, एक ये पंजाब पुलिस के लिए और एक आजकल के जवानों के लिए कि वो ग्राउंड में आए, चाहे वो जूडो कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, जो भी किसी भी स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट रखते हैं लाजमी करें, घर में मत बैठें, ग्राउंड में निकलें, हेल्थी एक्टिविटीज़ में शामिल हो। दूसरा मैं पंजाब पुलिस के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि एक दौर था जिसमें पंजाब पुलिस के रेसलर का बहुत ज़्यादा और नुमाया नाम था, तो मैं पंजाब पुलिस के जो आईजी साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उनके स्पोर्ट्समैन हैं उनको स्पेयर फ्रॉम ड्यूटी भी किया जाए, और जो अच्छे एथलीट हैं पाकिस्तान में उनको अजाजी तौर पर उन्हें रैंक दिए जाएँ, ASI के दिए जाएँ, सब इंस्पेक्टर के रैंक दिए जाएँ। अगर आप हमसाया मुल्क की बात करें उसमें SSP SP रैंक तक जो है स्पोर्ट्समैन पहुंचे हुए हैं, तो मेडल की बेस पर स्पोर्ट्समैनों को तरक्की दी जाए। इससे ये होगा कि एक जो स्पोर्ट्समैन है उन्हें एक अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये मेरी यानी कि डिपार्टमेंट्स को भी इस पर फिर काम करने की जरूरत है। जो मुख्तलिफ टीम्स बनी होती हैं वो चाहिए कि जरा अच्छे तरीके से उन्हें स्पॉन्सर किया जाए और अच्छे तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जाए। ठीक है सजाद, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सारी बातें नेगेटिव नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का फ्लैग हमने सजाया और बहुत ज़्यादा ऑनर मिली हमें पाकिस्तान से, पाकिस्तान की वजह से मिली है। ऑब्वियसली हम देखिए, हम बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। जी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिसोर्स ऑफ इनकम है हमारा। पहलवानी में भी तैयब भाई अच्छा कमाते हैं माशाल्लाह, और इस लेवल पे तैयब भाई पे आ रहे हैं, तैयब भाई की कमाई कुछ ज्यादा ही है इस लेवल, क्योंकि ये माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप रेसलर हैं, शेर पाकिस्तान का लक़ब है इनके पास जी, और नेशनल मेडलिस्ट हैं फ्रॉम 10 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स। तो इसलिए मैं इस लेवल पे आने के लिए जो नीचे से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वहाँ पे मुश्किलात आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब रज़ा अवान, सजाद अवान और यासिर अब्बास अवान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं सियासत की। सवाबी में मीडिया से बात करते हुए PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस बात की वजाहत की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमरीकी इंतखाबात या डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि PTI हमेशा से अपने कौमी मामलात में किसी भी बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत करती रही है और किसी को भी पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देती। असद कैसर ने पार्टी चेयरमैन की बाइज्जत रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सियासी और इंतकामी बुनियादों पर केसेस बनाए गए हैं जो कि इंसाफ के उसूलों के खिलाफ हैं। हालांकि इससे कबल PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर यह कहा जाता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होने के बाद बानी PTI को जेल से रिहा करवाएंगे, जबकि सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI के बानी चेयरमैन ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। अली मोहम्मद खान के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि उनका दौर वज़ारत उज़्मा में ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुक रहा और ट्रंप की कामयाबी से उनका अंदाज़ा है कि अमरीका के साथ ताल्लुकात में न्यूट्रल रवैया अपनाया जाएगा, जो मौजूदा हालात में एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि PTI की पॉलिसी में बानी चेयरमैन की रिहाई के हवाले से अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया गया है और उनकी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, अमरीका से नहीं। इसके बावजूद अमरीका में PTI के कुछ हिमायतियों ने बानी की रिहाई के लिए एक मुहिम चलाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की टीम से भी मुलाकातें हुई। PTI के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने दी न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो अमरीकी सदर के मनसब संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख़ानदान से बानी PTI और उनकी पार्टी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर बात करेंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि ट्रंप पहले ही बानी PTI की सज़ा पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं और वो बानी PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं। ये तमाम सूरत हाल ये जाहिर करती है कि PTI के अंदर क़यादत का संजीदा फुकदान है। कुछ रहनुमा बानी PTI के करीबी ज़राए के दावों की नफ़ी करते दिखाई देते हैं, जबकि कुछ रहनुमा बानी PTI के हवाले से दावे करते नजर आते हैं और लगता यही है कि PTI की मौजूदा क़यादत एक पेज पर नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने भी ज्वाइन किया है। माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जुल्फी बुखारी हैं और दीगर रहनुमा अमरीका में बानी PTI की रिहाई के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से, रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर क़यादत मौजूद है जिनमें असद कैसर हैं, वो कह रहे हैं कि अमरीकी इंतखाबात या डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है पार्टी रहनुमाओं के बीच में आपस में?
जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर ये कुछ कंट्रडिक्शंस हैं जिसकी बुनियाद पे मेरा ख्याल है कि उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसमें एक सबसे बड़ा अहम मसला इस वक्त उन्हें दरपेश है जो कि अमेरिका से उनके ताल्लुकात की बुनियाद पर है। चूंकि हम ये जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इससे पहले साइफर के मामले पर और उसके बाद एक प्रॉपर मुहिम चलाई कि जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका की इंतजामिया उनकी हुकूमत से नाखुश थी और उन्होंने उन्हें हुकूमत से निकालने के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की रियासत से बात की और उन्हें अपने नाराजगी का पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद ये सारे के सारे इवेंट्स जो है ये अनफोल्ड होते गए। इस बुनियाद पर इसके बाद फिर उन्होंने एक और कैंपेन चलाई कि वो तमाम सियासतदान, वो तमाम सहाफ़ी जो अमेरिकन एम्बेसी के लोगों से मिलते हैं वो गद्दार हैं और उन्होंने दुरुस्त नहीं किया और ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। इस तरह उन्होंने एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब की हुकूमत चली गई और उसके बाद फिर जब वो अपोजिशन में आए तो फिर कहीं ना कहीं अमेरिका और बरतानिया की जानिब से ही उनके हक में उनके अरकान पार्लिमान की तरफ से उनकी हमायत की जाने लगी और उनके सपोर्ट में खतूत लिखे गए और बयान जारी किए गए। अब चूंकि ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके अंदर एक और कंट्राडिक्शन सामने आएगी। नंबर एक कि क्या वो ये दावा करेंगे कि जी चूंकि अमेरिका ने ही हमें निकाला था इसलिए अब अमेरिका ही हमें वापस लेके आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन होगी। इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर इस चीज के ऊपर एक मुनकसिम आरा मौजूद है और इस पर राय तकसीम है। कुछ लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि चूंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का जो बाइडन से और उनकी इंतजामिया से ज्यादा बेहतर ताल्लुक था और वो एलानिया तौर पर ट्रंप की मुखालफत करते रहे, तो इसलिए अब जो नई इक्वेशन बनेगी या नई ग्रुपिंग जो होगी उसके अंदर पाकिस्तानी हुकूमत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब इस स्कूल ऑफ थॉट की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस की आपने बात की है, यकीनी तौर पर वो बहुत ज्यादा है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लंबे अरसे तक इस चीज पर ही अपना बयानिया बनाकर खड़ी रही या इस चीज पर ही सियासत करती रही कि बाइडन इंतजामिया की जानिब से इंटरफेयर किया गया और जिस तरह से बानी पीटीआई को इक़्तिदार से निकाला गया। अभी जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पर देख लें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं, बानी पीटीआई को फॉलो करते हैं, उनके ख्याल में कि अब ट्रंप को इंटरफेयर करना चाहिए, बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकलवाना चाहिए, दोबारा पाकिस्तान की सियासत में न लाएं, दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएं। अब ये इंटरवीन, अब इंटरफेरेंस बुरी नहीं लगेगी पीटीआई को, उनके फॉलोअर्स को, उनके बानी को? जी बिल्कुल, ये सारा मामला इसीलिए जोर इख्तियार कर रहा है उसकी वजह कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी प्रेजेंस मौजूद है। अगर वहां पर ऐसा ना हो तो शायद ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और अभी भी हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि वहां से इस हवाले से जो बयानात आ रहे हैं वो इसी उम्मीद का इजहार करते हैं। लेकिन क्या इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि जेल में मौजूद इमरान खान इस सारे मामले पर कैसे अपनी राय का इजहार करेंगे, क्योंकि अगर वो इस चीज को मान के आगे चलते हैं तो फिर उनकी जो 2-3 साल की एक सियासत है, एब्सोल्युटली नॉट का जो एक नारा है, उस वो कहाँ पे खड़ा होगा और उसका तयन कैसे किया जाएगा। तो ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इस हवाले से तकसीम मौजूद है, क्योंकि अगर ये सारी बात, क्योंकि पीटीएम की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था वो ये था कि जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान शुरू किया है वही उसको खत्म कर रहे हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ भी ये बयानिया अपनाएगी कि अमेरिका ने निकाला था तो अब अमेरिका ही जेल से निकालेगा, तो मेरा ख्याल है कि उनको उसको जस्टिफाई करने में खासी मुश्किल होगी। इसलिए हमने हलीमा खान साहिबा का भी बयान देखा कि जिसमें उन्होंने ये कहा पार्टी की लाइन से एक डिफरेंट लाइन लेते हुए कि अगर हम ट्रंप की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो फिर ये खुद मुख्तारी का जो हमारा एक मौकफ है ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ स्टैंड करेगा। तो बहरहाल कुछ रहनुमाओं के अंदर ये एहसास बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि अभी जो भी बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दे रहे हैं, जो कि इस तरह के मिलते जुलते कुछ बयानात हैं कि ट्रंप अब शायद कुछ हेल्प करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत पर इसका कोई असर पड़ेगा? जिस तरह से ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रंप के पास बहुत सी सारी चीज़ें हैं दुनिया की देखने की। जो अपनी कैंपेन में वो बात करते रहे हैं कि वो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करेंगे, वो गजा में सीज़ फायर कराएंगे, लबनान में सीज़ फायर कराएंगे, मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनके पास कुछ बड़े
टास्क मौजूद हैं, तो उनकी आपको लगता है कि उनके ख्याल उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो पाकिस्तान की तरफ देखें या पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की तरफ देखें? जी बिल्कुल, चूंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और उनके अंदरूनी और बैरूनी मसाइल बहुत ज्यादा हैं और उनकी तरजीहात भी बड़ी मुख्तलिफ हैं। सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया पे हम ये बात तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर क्या उनकी तरजीहात में पाकिस्तान शामिल है या नहीं है? ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इसलिए वो दुनिया के नक्शे पे डेफिनेटली एक अहम शख्सियत और एक अहम अहमियत का हामिल है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट को ऐसा बड़ा तनाजा नहीं है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को हो। तो इन दोनों चीजों को देख के चलना है और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रायोरिटीज हैं, ये बात दुरुस्त है कि वो गैर रवायती सदर हैं और पहले भी वो गैर रवायती तौर पर अपने बयान और स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान उनकी तरजीहात में है और क्या वाकई इमरान खान साहब उनकी तरजीहात में हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद वो इमरान खान साहब से क्या तवक्को रखेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए वो खिदमत या काम सरंजाम दे। तो मेरा ख्याल है ये एक ट्रिकी गेम है कि जो बिल्कुल 2+2=4 की तरह वाजे नहीं है, और अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि ट्रंप इंतजामिया को और बहुत से इम्पोर्टेंट काम है कि जिनकी बुनियाद पे वो अपनी खारजा पॉलिसी और अपनी दाखिला पॉलिसी को सेट करेंगे। लेकिन माइसा फिर आपको लग रहा है कि ये जो ट्रंप कार्ड इस वक्त खेलने की कोशिश की जा रही है या खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद पीछे भी लेकर जा सकता है, क्योंकि जो उनका एक स्टांस है ये फिर उसके अगेंस्ट उसके नफी वो बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो फॉलोअर्स हैं, और यही इतलात आती रही कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम को मिलने की कोशिश की जाती रही, जुल्फी बुखारी डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं और इस हवाले से कहीं ना कहीं बातचीत तो जरूर हुई है। तो बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लॉबी बड़ी हमें सरगर्दा नजर आती है, कहीं ना कहीं उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला है, कोशिश जरूर की है, फिर ही ट्रंप को इतना वोट भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिया है, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है हकायक इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम अमेरिका के ओवरऑल वोटर्स के परसेंटेज निकालें, उसमें जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी परसेंटेज निकालें और उसके अंदर फिर पाकिस्तानी वोटर्स की परसेंटेज निकालें तो वो बहुत कम है। तो इसलिए ये कहना कि शायद इस बुनियाद के ऊपर वो बहुत बड़ी तब्दीली अमेरिका में आ गई है, मैं नहीं समझता। ये सिर्फ जज्बाती बयानात तो हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो इस चीज को मेरा ख्याल है कि दुरुस्त साबित नहीं करते। इसलिए दूसरी जो मामला है तहरीक इंसाफ का पर्टिकुलर, तो तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री है उसमें हम ये चीज देखते हैं कि इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर का एक बड़ा नारा लगाया, 2 से 3 साल उसी की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ ने पूरी तहरीक चलाई, 2013 के इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठाए, धरने हुए, पीटीवी पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके एहतजाज किया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था और इमरान खान साहब ने फिर उसको बड़ा कैजुअली अंदाज में उन्होंने कहा कि देखें ये कोई ऐसी कंक्रीट बात नहीं है कि जिसके ऊपर हम बात कर सके। तो तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के अंदर इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं जिनको हम यू टर्न्स का नाम देते हैं, और कई दफा वो अपना मौक़िफ़ बदल भी लेते हैं और उस हवाले से उन्हें कोई पशेमानी नहीं होती। अगर अब भी वो ऐसा कुछ करते हैं तो कोई गैर मुतवक्के नहीं होगा या हम कहेंगे जी पीटीआई की पॉलिसी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि पीटीआई इस वक्त एक मकबूलियत के उस मुकाम पे है कि जहाँ पे वो उनके लीडर जो भी कहेंगे उनके कारकुन वो मानने को तैयार हैं। तो इस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि 35 पंक्चर से जो कहानी शुरू हुई थी बयानिए की, यू टर्न्स की, तो वो तहरीक इंसाफ की सियासत का एक हिस्सा है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं जब हम अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से हमने देखा कि कुछ हुकूमती हलकों में भी अभी सोशल मीडिया पर कुछ खबरें सरगर्म हैं कि एहसान इकबाल साहब ने कुछ ट्वीट्स की हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, अब उन्हें वो ट्वीट्स भी डिलीट करना पड़ रही हैं, उस पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। असल में ये वो चीजें नहीं है कि मेरा ख्याल है कि जो कोई इतनी संजीदा है या जिन्हें डिस्कस किया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में जिस तरह के बयानात दिए गए, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उससे तो ये पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो हमदर्दियां हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। तो जब नताइज आ चुके हैं तो अब उन्होंने, चूंकि रियासत ने एक रियासत से डील करना होता है, तो उन्होंने बहरहाल अपने मौक़िफ़ में तब्दीली इख्तियार की है और मेरे ख्याल में ये गैर जरूरी था।
ये करके मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपने पैनिक होने का एक इशारा किया है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस हवाले से कोई तशवीश थी या वो घबरा गए हैं, परेशान हैं। हालांकि हुकूमती सतह पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वक्त के साथ साथ अफराद के बारे में, रहनुमाओं के बारे में आपके नजरियात बदलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस सारे मामले के ऊपर एक्शन लिया गया है वो पीटीआई को सामने रखते हुए लिया गया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हुकूमती इत्तेहाद को ऐसा करने की जरूरत थी। इससे उनकी पोजीशन कमजोर ही हुई या मजबूत नहीं हुई। ठीक है, और पाकिस्तान की पोजीशन को आप इस वक्त कहां पर देख रहे हैं? क्योंकि अब अमेरिका को उस तरह से तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं है जब से अफगानिस्तान से उनकी फौज का इनखला हो चुका है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जिस तरह से हिंदुस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अमेरिका के लिए, और हिंदुस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अब हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? हम किस तरह से अब भी अमेरिका की उतनी ही जरूरत रह सकते हैं जैसा कि हम आज से 10 या 20 साल पहले थे? जी, इस हवाले से दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है सिक्योरिटी सिचुएशन और एक है जो हमारे मुआशी हालात हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन को अगर हम देखें तो पता ये चलता है कि ईरान से बिल्कुल इसराइल का इस वक्त एक तनाज़ा मौजूद है और वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले भी करते रहते हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर कोई ऐसी खुली बड़ी जंग का इम्कान नहीं है। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री था और एक साइड पे पाकिस्तान था, तो इसलिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा थी। ईरान का मामला इसलिए दिलचस्प है कि उसके इर्द गिर्द उसके हमसाया ममालिक की तादाद बहुत ज्यादा है। एक तरफ, दो तरफ उनके समंदर है, एक तरफ कैस्पियन सी है, दूसरी तरफ जो है वो बहिरा अरब है, फिर इसी तरह ये कि इराक, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, इस तरह काफी ममालिक की सरहदें उसके साथ मिलती हैं। तो उस हवाले से अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान का ईरान के साथ अगर कोई ईरान का अमेरिका से मसला होता है तो शायद इतना इंपॉर्टेंट रोल ना हो। दूसरा मामला जो आपने हिंदुस्तान की बात की तो वो तो बड़ा वाजे और बड़ा सादा मामला है कि आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, आप अपने बिजनेस को, आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इस लेवल पे लेके चले जाएं कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क की जरूरत बन जाए। तो पाकिस्तान की अभी वो सूरत हाल नहीं है। इसका जवाब हासिल करने का यहाँ पे इकोनॉमिकली स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार माजिद निजामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पेशावर में एक मुनफरिद और हैरानकुन केस ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। ख्वाजा सरा और एक नौ उम्र लड़की का मुबैना ताल्लुक और शादी के मामले ने सोशल मीडिया और अवामी हलकों में बहस छेड़ दी है। वाक़े का आगाज़ 1 नवंबर को हुआ जब एक खातून ने थाना चिमकनी में अपनी 17 साल बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। खातून ने शुबा जाहिर किया कि उनकी बेटी को शादी की गर्ज से अगवा किया गया है। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक सुजुकी गाड़ी का सुराग लगाया जिसमें लड़की को जाते हुए देखा गया था। गाड़ी के ड्राइवर से तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि लड़की एक ख्वाजा सरा के डेरे पर गई थी और दोनों पहले से ही राब्ते में थे। पुलिस टीम ने ख्वाजा सरा के डेरे पर छापा मारा और लड़की को बाजियाब कर लिया, जबकि ख्वाजा सरा को भी गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान लड़की ने एतराफ़ किया कि वो अपनी मर्जी से ख्वाजा सरा के साथ शादी के इरादे से वहां गई थी। लड़की ने बताया है कि वो ख्वाजा सरा के मिजाज और तौर तरीकों से मुतासिर थी और उसे महफूज ज़िंदगी के लिए उसके साथ रहना पसंद था। लड़की के मुताबिक ख्वाजा सरा का रवैया और अंदाज खवातीन जैसा था और वो उसे पहले ही अपने जज्बात से आगाह कर चुकी थी। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा, जो कि सवाबी से ताल्लुक़ रखता है और पेशे के एतबार से नर्स है, उसने बयान दिया कि वह शौकिया ख्वाजा सरा है और खवातीन के लिबास में रहना पसंद करता है। उसके डेरे से खवातीन के मेकअप और दीगर अशिया भी बरामद की गई हैं। इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी जारी है कि आया दोनों ने निकाह किया है या नहीं किया। जबकि पुलिस ने लड़की को दारुल अमान भेज दिया है और तिब्बी मुआयना भी करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे पेशावर में मौजूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद खान से। शाहिद, बताएगा पुलिस को किसी खास सबूत या शवाहिद की बुनियाद पर यकीन है कि लड़की अपनी मर्जी से ख्वाजा सरा के साथ गई थी? देखिए, इस वक्त अगर बात करें तो पुलिस की सामने आ रहा है कि इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और जब तफ्तीश मुकम्मल होगी तो उसके बाद भी कुछ कहा जा सकेगा कि आया लड़की जो है अपनी मर्जी से आई है। लेकिन जो सीसीटीवी रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि जो उनके जो डीएसपी ने कहा है कि लड़की जो खुद सुजुकी में बैठी है उस वक्त सुजुकी में ख्वाजा सरा ने पहले इब्तदाई मालूमात है। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि जो लड़की है वो अपनी मर्जी से ख्वाजा सरा के डेरे पर गई है। लेकिन
ख्वाजा सरा उससे मुसलसल रास्ते में था। लड़की जो अपना मोबाइल फोन जो है वो घर पे छोड़ गई थी, लेकिन पहले से उनको या तो जगह मालूम थी या जगह पहले से दिखाई गई थी। तो ये चीजें, तो इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश है वो तो जारी है। तमाम जो लड़की की तरफ से जो बयान सामने आया है वो यही है कि उनको ख्वाजा सरा से मोहब्बत हो गई थी और अपनी मर्जी के साथ जो है वो ख्वाजा सरा से शादी करना चाहती है। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि आया जो ख्वाजा सरा है और लड़की है उनके दरमियान लिखा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन 25 अक्टूबर से ये लड़की जो है गायब हो गई थी और अब नवंबर को फिर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद फिर ये लड़की जो है ख्वाजा सरा के डेरे में बरामद हुई। काफी दिन तक वो ख्वाजा सरा के डेरे में रही है। इस हवाले से पुलिस से उन्होंने बाकायदा तौर पर और लड़के लोगों की मेडिकल जो है वो भिजवाई है, लेकिन उसकी रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो उसके बाद भी पता चल जा सकेगा कि और मुख्तलिफ पहले से तफ्तीश की जा रही है। तो जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होगी तो ये बात सामने आएगी कि आया निकाह हुआ है नहीं हुआ, लड़की को अगवा किया गया है या गलाया गया है या लड़की की मर्जी से ले गए। ठीक है। और शायद दूसरी तरफ पुलिस ने जब डेरे पर छापा मारा है वहां से जो चीजें मिली हैं, इन अशिया का केस के हकाइक से भी कोई ताल्लुक है या नहीं? नहीं, ये तो ये जितनी भी चीजें मिली खवातीन के मेकअप की चीजें और ये चीजें अमूमी तौर पर जितनी भी ख्वाजा सरा है वो भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि ख्वाजा सरा जो पार्टी में जब जाती है तो वो अपने सिंगार सब बन के जाती है, अपना मेकअप जो है वो खुद करती है। तो इस हवाले से तकरीबन हर दिन में यही सामान मौजूद रहता है जो खवातीन जो मेकअप इस्तेमाल करती है। यही तमाम चीजें जो है तमाम ख्वाजा सरा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो किसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। ताहम जो ख्वाजा सरा है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ख्वाजा सरा जो है उनमें नर्स है, मतलब नर्स है पेशे के लिहाज से, अपने शौक से जो है इस फील्ड में आया है। अगर यहाँ पर मैं बात करता चलूँ तो काफी ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि वो ख्वाजा सरा शौकिया तौर पर नाच गाने के पसंद करते हैं और लड़कियों के कपड़े में रहना पसंद करते हैं। तो वो जो है इस फील्ड में आते हैं और जब वापस जाते हैं मर्द कपड़े पहनते तो उनका पता भी नहीं चलता। ज्यादातर जो मेल ख्वाजा सरा होते हैं, यानी कि ख्वाजा सरा भी दो किस्म के होते हैं, मेल ख्वाजा सरा मेल ट्रांसजेंडर और एक फीमेल ट्रांसजेंडर। तो इस पे जो मेल ट्रांसजेंडर है तो इससे पहले भी केसेस मौजूद है कि मेल ट्रांसजेंडर जो है उन्होंने शादियां भी की हैं। 5-6 तकरीबन 6 से भी ज्यादा ऐसे ख्वाजा सरा है जिसमें मैं जानता हूँ कि उनकी शादियां हुई हैं। इसमें से एक ख्वाजा सरा ऐसा भी है जिसने 2 शादियां की हैं। लव मैरिज ख्वाजा सरा ज्यादातर करते हैं, वो पसंद आ जाते हैं तो वो कर लेते हैं। तो ये जहाँ तक ख्वाजा सरा की शादी की बात है नई बात नहीं है, ताहम जो ये मामला है ये खतरे से मतलब ये है कि इसमें लड़की जो है उसको क्या तो वो खुद। ठीक है, शायद अभी जो इनिशियल डिटेल्स थी उसमें हमने यही देखा है कि लड़की को दारुल मान में मुंतकिल कर दिया गया है। तो उसके अहले खाना ने बाजियाबी के बाद अभी कोई स्टेटमेंट दी है? नहीं, उनकी जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया और जो लड़की है उसको दारुल मान में जो है वो सवाल किया है ताकि उसकी जिंदगी को जो है कुछ खतरा ना हो, इस वजह से उसको दारुल मान भिजवाया गया है। जो ख्वाजा सरा है वो पुलिस की हिरासत में है और उसकी तफ्तीश जो है जारी है। जहां तक अगर दारुल मान की हम बात कर रहे हैं तो दारुल मान में इसलिए भिजवाया जाता है जो लड़कियां होती है जो हो जाती है या उनको कुछ खतरा होता है कि आया मेरे खानदान वाले या कोई और मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो इस वजह से हुकूमत या अदालत जो है दारुल मान भिजवाती है ताकि उसकी जिंदगी जो है वो महफूज रहे और किसी किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस पर कोई असरअंदाज ना हो सके। ठीक है। और इस केस में आप किस तरह से देख रहे हैं ख्वाजा सरा के किरदार के हवाले से कोई कानूनी चैलेंजेस या मसाइल लग रहे हैं आपको? जाहिर तौर पर अभी तक तो कोई ऐसा चैलेंज सामने नहीं आया कि जब तफ्तीश का अमल है तो इस तरह कोई सामने नहीं आया। हाँ, अगर केस अदालत जाता है तो वहां पर हो सकता है चांसेस है कि वहां पर कोई पीछे भी सामने आए, लेकिन अभी तक जो केस वहां देखा जाए तो सिंपल सा केस है, इतना ज्यादा पेचीदा केस भी नहीं है। जिस तरह आम लड़कियां जो है वो अगवा हो जाती है या वो घर से चली जाती है, तो उसमें जो केसेस है अभी तक तो वही केस लग रहा है। लेकिन अगर ये मामला अगर कोई अदालत जाता है या कोई इसका रेड करता है या कोई एतराज सामने आ जाता है तो फिर उसमें पीछे जो है वो तभी सामने आएंगे जब ये केस मुकम्मल तौर पर अदालत जाएगा, वहां पर वकील जो है वो दलाइल देंगे, तो उसके बाद से ही
कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वैसे ही देखा जाए तो इस वक्त तक जो केस है वो बिल्कुल सिंपल सा केस है, कोई खास उसमें इतनी पेचीदगी भी नहीं है, क्योंकि ये इस मामले में लड़कियों का गायब होना, फिर उसका बाजियाब होना, फिर केस का चल जाना, और इसमें अक्सर ये होता है कि दोनों खानदानों के दरमियान जो सुलह भी हो जाती है, कभी कभार जो है वो बात कहीं आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक कि जो ख़वातीन होती है उसकी मौत तक भी खबर चली जाती है। तो ये तमाम जो है वो सामने आ जाती है, अभी तक जो है वो कोई पेचीदगी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़ पेशावर शाहिद खान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, 3 साला बच्ची अमल सुखेरा ने लाहौर हाई कोर्ट से स्मोक के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उसने फ़ज़ाई आलूदगी की बढ़ती हुई सतह से कमसिन बच्चों और बुजुर्ग अफराद पर पड़ने वाले मनफी असरात पर तशवीश का इजहार किया है। अमल सुखेरा ने बैरिस्टर अली जफर की वसातत से यह दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने पंजाब के सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर हुकाम को नोटिस जारी किए और आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिसके नतीजे में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों की सेहत शदीद मुतासिर हो रही है। अमल सुखेरा का कहना था कि हुकूमत पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है और उसके इक़दामात के बायस कमसिन बच्चे, बुजुर्ग और आम शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल देने की जिम्मेदार है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी औसतन 5.5 साल कम हो रही है। अमल सुखेरा ने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल्स का धुआं भी स्मोक का एक अहम सबब बन रहा है और इस वक्त सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल्स बगैर फिटनेस टेस्ट के रवानवा हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि हुकूमत पंजाब को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने और शहरियों के आईनी हुकूक की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी करते हुए इस हवाले से मजीद तफसील तलब की है और यह दरख्वास्त उस वक्त दायर की गई है जब लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कई दिनों से पहले नंबर पर है और इसकी वजह से शहरियों में मुख्तलिफ अमराज जैसे सांस की बीमारियाँ, आंखों की बीमारियाँ और दीगर मसाइल बढ़ चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने इस सूरत हाल के पेश नज़र 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है और शहरियों को घरों में रहने और मास्क पहनने की हिदायत जारी की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, माहिर कानून एहसानुल हक ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। एहसान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है एक छोटी बच्ची की जानिब से, जो कि उन्होंने अपने लॉयर के थ्रू उस दरख्वास्त को अदालत तक पहुँचाया है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक बच्ची के लिए कानूनी तौर पर अदालत में दरख्वास्त दायर करना, क्या ये मुमकिन है? इसमें क्या कानूनी जवाब हो सकता है? देखें, कोर्ट में कोई भी शख्स जो मेजॉरिटी गेन कर चुका है या जिसकी एज है, जो बात को समझ सकता है और बात आगे कर सकता है, वो कोर्ट में तो जा ही सकता है और ये आईनी राइट है। अब 3 साल बच्ची है, लेकिन हमारे पास जो इसके ऊपर लेजिस्लेशन है, बड़ी ज़बरदस्त लेजिस्लेशन 1997 के अंदर हुई थी। आज देखना, लाहौर पाकिस्तान का दिल इसे कहा जाता था, बागों का शहर इसे कहा जाता था और इस शहर के अंदर पार्क्स और ख़ूबसूरती दीगर पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत तरक्की भी ज़्यादा थी और काफ़ी अच्छा शहर था। लोग इसको बड़ी दूर से देखने आते थे और एक बड़ी मशहूर जो इसके बारे में मिसाल की जाती थी, जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया नहीं, ये इंडिया तक और पूरे दुनिया के अंदर दुनिया में ये चीज़ मशहूर है और आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। तो इसके अगराज़ों जो जिस वजह से ये चीज़ जन्म ली है, उसके लिए सबको मिल बैठना होगा। हमारे जितने भी अदारे हैं, जैसे हमारा इंडस्ट्री का अदारा है, लाइफ स्टॉक का अदारा है, फूड का अदारा है, एग्रीकल्चर है, या जितने भी सेक्रेटरी साहिबान हैं पंजाब के अंदर और फेडरल भी, तमाम को मिल बैठ के देखना होगा कि ये किस वजह से ये चीज़ें वजूद में आ रही हैं और इनका हल और तदारुक के लिए हम क्या कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके ऊपर करनी होगी। स्कूल्स के छुट्टियां दे देना अच्छी बात है, सेहत का ख्याल हमारा शहरियों का सबसे पहले गवर्नमेंट को होना चाहिए, लेकिन निसाब के अंदर आज तक हम ये चीज़ बता ही नहीं सके कि क्या चीज़ हमारे माहौल को आलूदा करती है और किस चीज़ से हमारा माहौल जो है वो खिल उठता है। देखिए, ये लाहौर शहर एक फूल की मानींद था जो आज मुरझाया हुआ है। हमारे पास इस हवाले से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना हुआ है, उस पर मैं चाहूँगा कि आप हमें तफसील बताइएगा कि वो किस तरह से फिर नाफिजुल अमल है। जी, हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1997 के अंदर बना,
वो इस तरह नाफिजुल अमल है कि उसके जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो पेशावर, कराची और लाहौर के अंदर हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लाहौर वाला ही चल रहा है और बाकी सीट्स वैकेंट्स हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये इफेक्टिव भी है थोड़ा सा। अगर कोई भी शहरी किसी तरह पे कोई इस तरह का पोल्यूशन, जैसे फैक्ट्रीज़ कोई है रिहायशी इलाकों में या कोई इस तरह का कोई फेस कर रहा है, जैसे अभी आपने माहौलियात का जिक्र किया, सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियाँ या खादों का बेदरेग इस्तेमाल फर्टाइल जैसे ज़मीनों के अंदर, को अपनी शहरी अपनी कंप्लेन के साथ ऑफिस जाएगा, ट्रिब्यूनल में पेश होगा एंड दे लाइबल टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रेट्स, और उनके पास एक रेमेडी फ़ाइन की है, वो फ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। और शहरी अगर इससे किसी भी माहौल से मुतासिर होता है तो वो डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है कोर्ट के अंदर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 54 भी इसके ऊपर लागू होता है। उसके तहत भी अगर आप कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ये हमारा आइनी हकूक भी है और कानूनी राइट भी है। तो इसके ऊपर अवेयरनेस सबसे ज़्यादा स्कूल्स के लेवल से स्टार्ट होके मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोसाइटी में जिन लोगों की बात सुनी जाती है, जो लोग बात करते हैं और जिनकी बात में असर है, तो उन सबको चाहिए कि इस पे मिल बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बात होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है हुकूमत पंजाब पर इस केस में किस नौयत की जिम्मेदारी फिर आयद कर सकती है? कोर्ट क्या अहकामात जारी कर सकती है? क्योंकि हुकूमत फिर पाबंद होगी कि जो ऑर्डर्स भी कोर्ट देगी उस पर अमल किया जाए। कोर्ट्स ने तो हमेशा ही जो काम किया है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए किया है, क्योंकि हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं उनका काम ही है कि लोगों के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। बेसिकली ये सबसे पहली जिम्मेदारी देखें गवर्नमेंट के पास जब अपनी लेजिस्लेशन मौजूद है तो उसे कोर्ट की डायरेक्शन का वेट ही नहीं करना चाहिए। वो चाहिए ये कि जिस तरह आज स्मोक है और हमारे पास 1997 से ये लेजिस्लेशन है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफाई करें। जैसे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बेहतर करना इनकी जिम्मेदारी है। हमारी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना इनकी जिम्मेदारी है। माहौल को प्रिजर्व करना, कंजर्वेशन करनी और इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट करनी, पब्लिक के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर उनकी हेल्थ बेहतर हो, हमारा सेवर सिस्टम जो है, हमारी वाटर सप्लाई लाइंस जो हैं, ये तमाम गाइडलाइंस इसके अंदर दी गई हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अब मीडिया तो हमसे ज़्यादा इस चीज़ पे सारा दिन आवाज़ भी उठाता है और मसाइल दिखाता रहता है। हमारे पास भी लोग ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कंप्लेंट्स लेके आते हैं। ये पिछले दिनों ही हमारे पास एक कंप्लेन आई लाहौर के अंदर ही, रायमंड में इस वक्त तबलीगी इज्तिमा चल रहा है और वहाँ पे 125 ममालिक के लोग मौजूद हैं। देखिए ना, इंटरनेशनल एक एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है और वहाँ पे अगर आप देखें एक भी किसी भी अदारे ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले भी नहीं उधर आए और दूसरे भी ज़िले इंतज़ामिया ने भी कोई खातिर खा एक्टिविटी नहीं की। और वहाँ पे जो मिट्टी या गर्द आलूदा लोग सांस की बीमारियां और चेस्ट इन्फेक्शन, आप हॉस्पिटल की रेशो निकाल के देख लें। हमारे पास चूँकि ये कंप्लेन आई थी तो हमने जब उसको विज़िट किया और वहाँ पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। तो जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से इस तरह नाला होगी कि इंटरनेशनल लोग आपके शहर के अंदर इधर बैठे हैं और आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा और लोग उल्टा वहाँ से बीमार होकर क्या तसर लेके जाएंगे? वहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं और 125 ममालिक से लोग हैं। तो ये गवर्नमेंट इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है तमाम अदारों में। ये कोई सिर्फ इन्वायरमेंटल का नहीं है, ये जिस अदारे में भी आप चले जाएं कोई लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, ऑलमोस्ट ये अब एक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन ही हम सबके लिए बन चुकी है कि AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और यहाँ हम 1000 भी क्रॉस कर रहे हैं। हम नए से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड डेली बना रहे हैं लाहौर में। देखें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनते हमारे तो तालीम के मैदान में बनते, हमारा बनता IT में बनता, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बनता, एजुकेशन में हम आगे जाते। देखें, अगर इसकी वजह जो भी हो, लेकिन इसके ऊपर जिन ममालिक में ये पहले चीज़ें हुई हैं उन्होंने भी तो कंट्रोल किया है ना। तो हम चाहिए या उनसे कोई पॉलिसी पेपर्स लें या हमारे पास यहाँ पे जो काबिल लोग हैं जो बात को समझते हैं उनको साथ बिठाएं, तमाम अदारों के सेक्रेटरीज आपस में बैठें, मिनिस्टर्स आपस में बैठें, इसके ऊपर वाज़े पॉलिसी तरतीब दें। अब देखें ना, हमारे मुल्क की जो इशराफी है वो तो अपने रूम्स के अंदर इस तरह के उन्होंने एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं। अब देखें ना, हमारी जो बिलो दी लाइन लोग रहते हैं, पॉवर्टी लाइन में है, या जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मिडिल क्लास ज़्यादा लोग हैं ना, अब हमने तो उन्हीं की बात करनी है ना, वो कैसे वो एयर प्योरीफायर यूज़ करेंगे? तो अब गवर्नमेंट लोगों के जब आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाए तो फिर देखें ना लोग कितना बीमार हो रहे हैं। और हॉस्पिटल्स पे हम जब इंस्पेक्शन पे भी जाते हैं
तो ये देखते हैं इतना प्रेशर्स हैं टर्शरी केयर्स पे, और जो छोटे हमारे THQ या अपना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो खैर डॉक्टर्स और उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और उस तरह की उनको टेक केयर नहीं दी जाती जिस तरह का उनका राइट है। हेल्थ आपका आईनी राइट है, और आईनी राइट भी आपको नहीं मिलेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इस आईनी राइट को लेने के लिए अब एक छोटी बच्ची है, उसकी चले हम लीगैलिटी पे अभी नहीं जाते कि किस तरह से उन्होंने केस दायर किया, बट अगेन अगर एक छोटी बच्ची अपने वकील के थ्रू अदालत तक पहुंची है, एक आम शहरी किस तरह से अदालत तक पहुंच सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ फिर यही कहा जाता है कि जुडिशल सिस्टम जो हमारा है वो बहुत मुश्किल है, लोग कतराते हैं। इवन अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोशिश किया जाता है कि अवॉइड करके यहीं सुलह सफाई कर ली जाए। ऐसे जो इशूज़ हैं, अगर हम में से जो शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी हैं, हुकूमत के ऑब्वियसली अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत तो अब काम नहीं कर रही है। किस तरह से हम अदालतों को अप्रोच कर सकते हैं? इसके अंदर सर बात इस तरह है कि आप सिंपल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इन्वाइटमेंटल ट्रिब्यूनल जिनके बनाए हुए गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर वो ट्रिब्यूनल 30 डेज़ में उस पर एक्शन नहीं लेता तो फिर हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और रिट पिटीशन आप कोई भी अपने वकील साहब या कौंसल के थ्रू आप कर सकते हैं। हमारे पास जो रेमेडी है वो बड़ी वास्ट रेमेडी है, रिट की रेमेडी होती है। जब आपके पास कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन मौजूद नहीं होती किसी भी हवाले से, या आपके इश्यूज़ का रिड्रेसल नहीं हो रहा होता, फिर आप रिट पिटीशन में जाते हैं। और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस और गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अब उन गाइडलाइंस को फॉलो करना और उन गाइडलाइंस पर अमल करवाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के अदारों की जिम्मेदारी है। अब जब कोर्ट्स इनको बार बार किसी ऑफिसर को तलब करेगी या कंटेम्प्ट में इनको बुलाएंगे तो फिर ये कहते हैं जी हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। अब देखिए ना, ये अवाम के राइट्स हैं, अवाम के सर्वेंट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितने भी लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं। आप अभी सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आप बगैर सिफारिश के और बगैर रेफरेंस के मुझे किसी सेक्रेटरी साहब से मिल के दिखाएं। आप नीचे पुलिस लाइन में आ जाएं, आप पुलिस के हायर अथॉरिटीज़ को देखें। ओपन डोर पुलिसी तो वो कहते हैं, लेकिन कितने लोगों का ओपन डोर पुलिसी के ऊपर एक्शन हुआ आज तक? कितने लोगों ने आके ये स्टेटमेंट दी है कि मैं पाकिस्तान के इन अदारों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, तो फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, फिर लोग कोर्ट्स में जाते हैं। कोर्ट्स आपके पास आखिरी रेमेडी मौजूद होती है, आपने इश्यूज़ के रिड्रेसल। लेकिन ऐसा छोटे से छोटा कोई इशू हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई चोरी हो, कोई डाका हो, कोई ऐसी वारदात हो जाए, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, हम FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जब हुकूमत के खिलाफ अगर मेरी ये कंप्लेन है तो फिर मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है जो आसान रास्ता हो, क्योंकि हम तो अपने राइट पर हैं, क्योंकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है हमें एक अच्छा माहौल तो फराहम करें। महंगी चीज़ें ही देना तो सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है जी। अगर गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन से, इवन के पब्लिक के या प्राइवेट इश्यूज़ भी है ना, अगर आपको वहाँ पे कोई इशू फेस करते हैं तो नीचे सिविल कोर्ट्स के अंदर तो लोग प्रॉपर्टी केसेस के अंदर या दूसरे केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 54 जो है वो हमें बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है और आप बोनाफाइडी हैं अपनी उस बात के अंदर, और अगर आप कोर्ट ने इंटरवीजन करके आपको इंटरम इंजेक्शन या कोई इस तरह का ऑर्डर पास ना किया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो फिर आप कोर्ट्स में ही जाते हैं। तो कोर्ट्स ही मौजूद हैं हमारे इश्यूज़ को रिड्रेस, और ये इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग घबराते हैं कोर्ट जाने से, हम लोग घबराते हैं। देखिए छोटी सी किसी को जैसे कोई मसला बन गया तो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, डॉक्टर पता नहीं क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, क्या रिपोर्ट्स आएंगी, और लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस जो हमारा ये अपना ये तरीकाकार है लॉफुल, इसके अंदर भी यही चीज़ें हैं। लोग खुद से ही अपने पास से ही प्रज्यूम करनी चीज़ें शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पशन पे चले जाते हैं, या किसी डिपार्टमेंट में जाए बगैर, कोई एप्लीकेशन दिए बगैर खुद से ही उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। देखिए पूरी दुनिया के अंदर आपको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो आप जब तक खुद अवेयरनेस नहीं इख्तियार करेंगे, डिपार्टमेंट्स को जाके नॉकिंग नहीं करेंगे, अगर आपको वहाँ से कोई अपना काम नहीं, आप हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें, अगर वहाँ पे भी आपका नहीं होता, इन रिटन एप्लीकेशन दें, आप कोर्ट्स में फिर रिट पिटीशन में चले जाएं। सर्टन रेमेडीज़ हर चीज़ की, देखिए पीस ऑफ लेजिस्लेशन हर चीज़ का है। देखिए ना 1997 के अंदर
तो ये पेंडेमिक भी नहीं था, और ये स्मोक जो ये फूलों के शहर लाहौर के अंदर ये भी नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 80s में जब आया था उस वक्त भी हमारे पास एक लेजिस्लेशन थी, फिर जब मॉडिफाई होती गई चीजें, फिर 1997 के अंदर ये चीजें आई। अब देखें ना, एयर क्वालिटी उस वक्त उन्होंने बेहतर करने का कहा, अब उस वक्त तो ये तस्वुर भी नहीं था, लेकिन पीस ऑफ पेपर हमारे पास मौजूद है, लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन अब अमल दरामद में या हमारी कमी है, हम शायद लोग को समझा नहीं पा रहे या लोग समझ नहीं पा रहे। ठीक है, चले, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को भी इस हवाले से अवेयरनेस दें। माहिर कानून एहसानुल्लाह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।